एक दफ़ा मैंने देखा सुनील गावस्कर जी, कपिल देव जी, सहवाग जी, उनके बारे में आपने बताया पान मसाला की ऐड कर रहे हैं। पर क्या ये बात ठीक है कि आपने भी रॉयल स्टैग यानी कि विस्की उसके लिए ऐड किया आपने? भारत पाकिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड चाहता है मैच होना चाहिए, वहाँ आप कहते हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स और खेल को अलग नहीं रखना चाहिए क्या? हाल ही में दिल्ली में, नोएडा में और जो यमुना के नज़दीक एरिया था, बड़ा भयंकर फ्लड आया। आरोप प्रत्यारोप बहुत हुआ आपका और केजरीवाल जी के साथ में। बच्चे स्कूल नहीं गए, ऑफिस बंद हो गए, ऐसी स्थिति दोबारा ना पैदा हो। कंस्ट्रक्टिव काम क्या हुआ? एक सांसद के तौर पे गौतम गंभीर जी ने क्या कदम उठाए? केजरीवाल जी को एक लाइन में क्या सुझाव देंगे? नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। स्वागत है आपका द बड़ा भारत शो में, ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, हर बुधवार उन्हीं की कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं। और कौन है आज के मेहमान? पिच हो या पॉलिटिक्स, दोनों में है इनका योगदान। सोशल मीडिया, सोशल सर्विस, दोनों में ये एक्टिव रहते हैं। प्लेयर हो या पॉलिटिशियन, अपने बेबाकपन से अच्छों के छक्के इन्होंने छुड़ाए। क्रिकेटर रहे, कमेंट्रेटर रहे, मैन ऑफ फाइनल्स रहे, कई जगह अहम भूमिका निभाई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पद्मश्री। स्वागत करते हैं गौतम गंभीर जी का। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। पहले मैंने थोड़ा एक आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। क्रिकेट या राजनीति, गौतम गंभीर इतने गंभीर क्यों रहते हैं? जीतने का जज्बा, और मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए काम करी है। इनफैक्ट जब मैं क्रिकेट खेला, और मेरे एक्सपीरियंसेस भी, ऐसा नहीं है, ये लोग बहुत बार ये बोलते हैं कि मैं इतना सीरियस क्यों रहता हूँ। कोई व्यक्ति इतना सीरियस रहना चाहता नहीं है। सीरियस वो इसलिए रहता है क्योंकि उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसको उस तरीके का बनाता है। बहुत लोगों को लगता है दैट आई वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, बट उसमें कोई सच नहीं है। आई हैड टू प्रॉब्ली वर्क हार्डर देन मोस्ट ऑफ द अदर पीपल who've gone on to represent the country, और the reason was कि सबको ये लगता था कि I was born in a really good family, but वो परसेप्शन बीट करने के लिए आपको किसी से 2 या 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार हमारे देश में सिर्फ रन नहीं देखे जाते, परसेप्शन भी देखी जाती है। तो मेरा मानना है कि मेरे को रनों से कभी किसी के डर नहीं लगा। सिर्फ जो अपनी परसेप्शन बीट करनी थी, अपनी परसेप्शन चेंज करनी थी, उसके लिए अगर किसी ने 6 घंटे मेहनत करी है तो मैंने 10 घंटे मेहनत करी। अभी हाल ही में दिल्ली में, नोएडा में और जो यमुना के नज़दीक एरिया था, बड़ा भयंकर फ्लड आया। और वो फ्लड से, ये नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये देश के आधे % लोगों को भी समस्या नहीं आई, पर जिनको आई उनका बहुत बर्बादी हुई है। और बहुत बर्बादी में उस जगह पे आप भी थे। आरोप प्रत्यारोप बहुत हुआ आपका और केजरीवाल जी के साथ में। बच्चे स्कूल नहीं गए, ऑफिस बंद हो गए, ऐसी स्थिति दोबारा ना पैदा हो। कंस्ट्रक्टिव काम क्या हुआ? एक सांसद के तौर पे गौतम गंभीर जी ने क्या कदम उठाए? देखिए, सुधार कैसे हो सकता है जब तक आप सीवर सिस्टम चेंज नहीं करेंगे। 75 साल से सेम सीवर सिस्टम है, सेम ड्रेनेज सिस्टम है। जब देश आज़ाद हुआ था तब की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन क्या सेम है? तो क्या लगता है दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल जी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सच आपके पास पैसा ही नहीं है। सब कुछ अगर आप मुफ्त में बांट देंगे तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे पैसा खर्च करेंगे? कहते हैं मुफ्त में बांट के भी बहुत प्रॉफिटेबल है। पूछिए उनसे, अगर प्रॉफिटेबल हैं तो कितने लोगों, कितनी बार तो एमसीडी में लोगों को सैलरी नहीं मिलती थी। आप आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करिए ना, कितनी डीटीसी नई बसेस ऐड करी है, कितने फ्लाईओवर्स बनाए हैं, कितनी रोड्स बनाई हैं, क्या सीवर सिस्टम पे काम किए? आप बताइए कहाँ पर काम हुआ, कहाँ डेवलपमेंट हुई है दिल्ली में? अगर शीला दीक्षित जी ने अपने 15 साल में फ्लाईओवर्स नहीं बनाए होते कॉमनवेल्थ गेम्स के चलते हुए, तो आज दिल्ली कोलैप्स हो चुकी होती। अगर अगले 5 साल में दिल्ली इसी तरीके से रही तो दिल्ली रहने लायक जगह नहीं रहेगी। बहुत शर्म आती है मुझे ये कहते हुए, क्योंकि मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में ही पढ़ा हूँ, कि मेरे टाइम पे जब मैं स्कूल में जाता था तो 2 हॉलीडेज़ होती थी, समर वेकेशन और विंटर वेकेशन। आज वाटर लॉगिंग वेकेशन है, आज पोल्यूशन वेकेशन है। आज कोई भी चीज़ होती है दिल्ली में तो सबसे पहले बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ कर दी जाती हैं। ये आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किए। केजरीवाल जी को एक लाइन में क्या सुझाव देंगे? दिल्ली के लोगों का पैसा है या किसी की मेहनत का पैसा अपनी राजनीति चमकाने के लिए मत लगाओ। कुछ भी नहीं। अगर आपने ब्रांडिंग पे ही पैसा खर्च करना है तो आप नई बसें लाओ ना, नए स्कूल बनाओ, नए कॉलेजेस बनाओ, नए हॉस्पिटल बनाओ, उस पर अपने नाम लगाओ। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी 100 हॉस्पिटल बनाते हैं दिल्ली में नए, और अरविंद केजरीवाल हॉस्पिटल लगाते हैं, नो डाउट करिए, सारी दुनिया ने, पहले कांग्रेस ने भी किया, लेकिन बनाइए तो कुछ सही। आप बस लेके आइए, आप बस पे अपनी फोटो चिपका दीजिए जितनी चिपकानी है, लेकिन कम से कम वो बस से किसी जनता का तो भला हो रहा है, उस हॉस्पिटल से किसी जनता का तो भला हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग सिर्फ दिवाली के पटाखों की तरह है, आग लगाने की तरह है। पैसे किसी और के होते हैं, शक्ल आपकी चमकती है। तो सिर्फ इतना उनसे कहना है कि आप अपनी शक्ल देखना चाहते हैं, आप अपने पैसे की, अपनी मेहनत की कमाई से दिखाओ जितना दिखाना चाहते हो। जहाँ पूरा क्रिकेट, भारत पाकिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड चाहता है मैच होना चाहिए,
सब बहुत पसंद करते हैं। आप जानते हैं कि मेरा प्रश्न किस दिशा में जा रहा है। वहाँ आप कहते हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। आप एक महान क्रिकेटर रहे हैं, ये सब जानते हैं, और हम भी उसके लिए आपका सम्मान करते हैं। आप एक सफल पॉलिटिशियन भी हैं, उसके लिए भी सम्मान करते हैं। पर पॉलिटिक्स और खेल को अलग नहीं रखना चाहिए क्या? कोई भी इवेंट, चाहे वो स्पोर्टिंग हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, हमारे जवानों जो सरहद पे खड़े हैं उनकी जान से बड़ा नहीं है। हमारे घर पे एंटरटेनमेंट के और भी बहुत माध्यम हैं। इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ खेल के सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान में हाइप जनरेट करके या रेवेन्यू जनरेट करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो सरहद पे खड़े हैं ना, जो 50,000 या 1 लाख रुपए की सैलरी पे खड़े हैं, जो -30 डिग्री या वो सियाचिन में खड़े हैं, उनकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। तो जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं ख़त्म होगा तब तक किसी तरीके का कोई बायलैटरल कोई भी एंगेजमेंट मेरा मानना है कि नहीं होनी चाहिए। पर इसमें आपका जो मानना है वो इतना स्ट्रांग है और इतना आपका बिलीफ स्ट्रांग है कि पीछे मैं सुना इरफान पठान जी बोले कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो तो हम देखते गौतम गंभीर जी को लगा देते हैं, ए तुम भड़काते रहो, उनको तंग करते रहो, छेड़ते रहो, टच करते हो, टॉन्ट मारो अच्छे से। और वो बोले कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी अक्सर आपके बारे में बोलते हैं, वो सोहेल खान बोल रहे हैं कि गंभीर तो करेले के फर्स्ट कजन है, भी इतना कड़वा बोल देते हैं करके। देखिए सच्चाई है, क्योंकि मैं बिकता हूँ, ये सच्चाई है, क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों को टीआरपी भी चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई पाकिस्तान के प्लेयर से कोई पर्सनल है या पाकिस्तान की आवाम से कोई पर्सनल है। पर आप छेड़ देते हैं उनके प्लेयर्स को। मुझसे ज़्यादा तो लड़ाइयाँ बाकी लोगों की हुई। अनफॉर्चुनेटली उनको शायद वो हाइप नहीं मिली, इसलिए उनको लगता है कि उनको वो हाइप मिलनी चाहिए थी। तो मैंने कभी भी क्यों बोले कि आई डोंट नो, ये गौतम गंभीर को आगे कर देते हैं? देखिए वो इरफान का टेक है, शायद इरफान की मुझसे ज़्यादा लड़ाई हुई होगी। और प्रॉब्लम ये है कि कई चीज़ें आप इतना ज़्यादा दिखाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ पर सिर्फ नंबर और टीआरपी की गेम है। अगर वो चीज़ें आप दिखाओगे नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कल कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर इंडिया के बारे में कमेंट देता है तो आप पूरा दिन न्यूज़ चैनल्स में, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वो चलाना शुरू करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, आपको आगे इवेंचुअली उसको मोनेटाइज करना। कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा है जब आपकी बहस हुई थी और आपने खूब करारा जवाब दिया? मेरे ज़रूरी नहीं है कि मेरी बहस सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर से नहीं हुई, मेरी बहस तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से भी हुई है, मेरी तो साउथ अफ्रीकन प्लेयर से भी हुई है, मेरी तो श्रीलंकन से भी हुई है। और उसमें कोई खराबी थोड़ा है कि जो, क्योंकि आप जब अपने देश के लिए खेलते हो तो आप अपने देश को जिताने की कोशिश करते हो, और उसमें उनकी भी कोई खराबी नहीं है, क्योंकि वो भी अपने देश को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। ना मैं उनको ब्लेम करता हूँ, ना मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ। लेकिन ये जो सारी हाइप की जाती है ना, ये आज तक बिकता है। अगर आप देखेंगे अभी एशिया कप का प्रोमो आएगा, वहाँ पर भी कभी ना कभी एशिया कप जब शुरू होगा तब भी मेरी कोई ना कोई लड़ाई दिखाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। कोई ऐसी चीज़ दिखाइए जो ज़्यादा पॉजिटिव हो। मेरा पहला प्रश्न, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे आगे चल के, स्पोर्ट्स मिनिस्टर या दिल्ली का चीफ मिनिस्टर? कुछ भी नहीं, दिल्ली का बेटा। राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों में ज़्यादा समझदार कौन है? मैं दोनों को नहीं जानता। पॉलिटिक्स की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? अगर आप करना चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे बुरी बात क्या है पॉलिटिक्स की? क्योंकि बहुत ग्रे है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आपके ज़्यादा अच्छे मित्र कहाँ पे हैं? दोनों जगह ही नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल हूँ नहीं। अच्छा चलिए, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? मैं खुद। आप मोदी जी की सबसे एक अच्छी बात बताइए। पैशन, जज्बा, हार्डवर्क। खुद को बेटर मानते हैं कहाँ पे आप, क्रिकेटर या पॉलिटिशियन? क्रिकेटर। कोई ऐसा क्रिकेटर जो आपके हिसाब से यार पॉलिटिक्स में होना चाहिए था, कहाँ अभी भी फंसा हुआ है? मेरी जगह ले सकता है जो भी लेना चाहे। हरभजन सिंह तो है और मुझे लगता है हरभजन सिंह अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे। इंडिया का अभी तक का बेस्ट कैप्टन कौन रहा है, गांगुली, विराट, धोनी या कपिल देव? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले, ओके। आज का कोई क्रिकेटर जो आपको लगता है यार ये फ्यूचर का सुपरस्टार बनेगा? रवि बिश्नोई। आपके हिसाब से ऑल टाइम मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर कौन रहा है तीनों फॉर्मेट, टेस्ट मैच, ओडीआई या टी20? हाँ, इंडियन। युवराज सिंह। किस टीम के 2023 के वर्ल्ड कप जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं? ऑस्ट्रेलिया। आपके लिए सबसे मुश्किल बॉलर आज तक कौन रहा है यार, इसने तंग किया है? मुरलीधरन। अच्छा, आपका बेस्ट बैटिंग पार्टनर आज तक कौन रहा है, सहवाग या युवराज या कोई और? सहवाग। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही आज तक की? मेरे बच्चे। गौतम गंभीर को किस बात पर डर लगता है? किसी भी बात पे नहीं। कोई ऐसी बात जिसका आपको आज दुख होता है, रिग्रेट होता है, ये नहीं होना चाहिए था? मैं क्रिकेटर नहीं होना चाहिए था। चलिए, आपके हिसाब से आज तक का बेस्ट बैट्समैन भारत को कौन मिला है, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? युवराज सिंह। आपकी बेस्ट इनिंग कौन सी थी क्रिकेट पिच पे? नेपियर। 2.5 दिन खेला था मैं वहाँ पर। मैं इसलिए नेपियर कहूँगा क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं 2.5 दिन बैटिंग कर सकता हूँ। पॉलिटिकल पिच में आज तक का सबसे अच्छा दिन कौन सा रहा? जब गाजीपुर लैंडफिल पे काम शुरू हुआ था। कोई ऐसा सपना जो गौतम गंभीर को लगता है मैं अभी तक पूरा नहीं कर पाया? शायद दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनते हुए देखना। एक लाइन में गौतम गंभीर का गाइडिंग प्रिंसिपल लाइफ में क्या है? सच्चाई और ईमानदारी। गौतम गंभीर का अगले 5 साल का गोल क्या है? 5 साल का मेरा गोल
सिर्फ यही है कि जिस तरीके से मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी जी है उसी तरीके से अगर मैं अगले 5 साल भी जी लूँगा तो शायद मैं सर हमेशा ऊंचा करके जी पाऊँगा। क्रिकेट में कोई एक ऐसा प्लेयर जो लगता है यार ये होना ही नहीं चाहिए था टीम में, गलत है? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं, क्योंकि जो देश के लिए खेलता है वो मेहनत से खेलता है। बिना मेहनत के आप देश के लिए नहीं खेल सकते, ये सच्चाई है। अच्छा करो बुरा करो इररिलेवेंट, लोग मेरे को भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, कोई अच्छा करता है कोई बुरा करता है, लेकिन अगर आप देश के लिए खेले हो तो मतलब आपने अच्छा किया, आपने मेहनत करी है और जो भी खेला है वो डिज़र्व करता है खेलना। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो आपको लगता है बहुत ओवर हाइप्ड है इंडिया में, या ओवर हाइप्ड रहा है, इसमें इतना दम नहीं था जितना इसको नाम मिल गया? नहीं, वो मीडिया ओवर हाइप करती है। जो अपने देश के लिए खेलता है वो सब अच्छे हैं, देश के लिए आप आसानी से नहीं खेल सकते। नाम किसका लेंगे? मीडिया ओवर हाइप करती है, मीडिया ही अंडररेट करती है। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये शायद इसको एलाबरेट करना ज़रूरी है। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं मुझसे कि आप इतने अंडररेटेड हो, और वो लोग सवाल पूछते हैं जिन्होंने खुद मुझे अंडररेटेड बनाया है। मीडिया के लोग आके मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप बड़े अंडररेटेड रहे हो, तो जो लोग क्रेडिट देने वाले होते हैं वही आपसे ये पूछते हैं और वही आपको ये आके बोलते हैं कि आप अंडररेटेड हो। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा ओवर हाइप्ड है। अपने 140 करोड़ लोगों में अगर कोई 15 में खेल रहा है तो ना वो ओवर हाइप्ड है ना वो अंडररेटेड है। गौतम गंभीर जी के फेवरेट ऑल टाइम पॉलिटिशियन कौन रहे हैं? मेरे फेवरेट ऑल टाइम व्यक्ति आज तक एक रहे हैं, वो शहीद भगत सिंह। गाजीपुर लैंडफिल पे आपका काफ़ी फोकस रहा, डे वन से आपका प्रायोरिटी में रहा ये। तो जो हाइट है गाजीपुर लैंडफिल की, वो मेरे ख्याल है कुतुब मीनार की हाइट कोई होगी 73 मीटर और इसकी 65 मीटर थी। तो सरकार के लिए कूड़े का पहाड़ हटाना ये पहाड़ जैसा काम बन गया, क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? 2020 की एक रिपोर्ट है कि 5000 करोड़ जो एमपीज का फंड है वो अनयूज पड़ा हुआ है। अब पैसा ना हो तो डेवलपमेंट ना हो, समझ में आता है। गौतम जी ये बताइए कि पैसा मिल रहा है तो अब डेवलपमेंट में इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हरभजन जी और युवराज जी की मस्ती, सहवाग जी के गाने, सचिन के प्रैंक्स, ये सब बड़े पॉपुलर हो जाते हैं कई बार। कोई ऐसा किस्सा जिसके बारे में सोच के गंभीर रहने वाले गंभीर को भी बहुत हंसी आ जाती है? तो क्रिकेट हो या पॉलिटिक्स हो, हमने दोनों में आपकी कंट्रोवर्सीज की बहुत चर्चा हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये ऑन द फेस एटीट्यूड जो है आपका, इसका आपको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? चलो आपसे एक बिजनेस लेसन सीखते हैं, ठीक है? लेट्स लर्न अ बिजनेस लेसन फ्रॉम यू। जैसे क्रिकेट में आप बिग मैच प्लेयर रहे, मैं देखा सुना अभी सोशल प्रॉब्लम्स को भी आप सुलझाने में लगे हुए हैं। तो आप कोई जन की रसोई, जन लाइब्रेरी प्रोग्राम रन करते हैं, तो बाकी लोग मैंने सुना 15-20 रुपए में खाने की प्लेट लोगों को दे पाते हैं, आप 1 रुपये में मैनेज किया है आपने। तो एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी का ही बिजनेस लेसन आपसे सीखना चाहते हैं, 1 रुपये में खाना आप कैसे खिला रहे हो? नहीं, एक्चुअली कोई इसमें बिजनेस की कोई भी ऐसी चीज़ें जो डिफ़ाइन करती है कि 1 रुपये में मैं खाना खिला सकता हूँ। एक्चुअली खिलाना तो फ्री में चाहते थे, लेकिन 1 रुपये हमने इसलिए रखा था क्योंकि जो भी व्यक्ति, मेरे लिए किसी भी इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो हमारी कम्युनिटी किचन में आए तो अपना सर नीचे करके ना आए, सर ऊंचा करके आए, क्योंकि मुफ्त में सिर्फ गुलामी मिलती है और कुछ नहीं मिलता, ये सच्चाई है। और कोई चीज़ मुफ्त में नहीं होती, किसी की जेब से निकल के किसी की जेब में जाती है। 1 रुपये इसलिए रखा, जब वो छोटे बच्चे जब 1 रुपये डाल के आते हैं तो वो अपनी आंखें ऊंची करके खाना खाते हैं, सम्मान के साथ खाना खाते हैं। तो अगर आप किसी को खाना खिला ही रहे हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी खुद की आंखों में, और किस तरीके से आप प्यार से खाना खिला रहे हो। 1 रुपये से वो ऑपरेशनल कॉस्ट भी नहीं है, वो शायद 1 रुपये जो हम रोज़ कलेक्ट करते हैं वो सिर्फ हमारे वहाँ पर जो सफाई होती है जन रसोई की या हमारी रसोई की, उसी में लगता है। इनफैक्ट मेरी कमेंट्री का जितना भी, बहुत लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं और पूछा गया भी है और लाजमी भी है कि पिछले 4.5 साल में अपोजिशन ने भी बहुत सवाल पूछा है कि मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हूँ, मैं कमेंटेटर हूँ। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं कमेंट्री में जितना भी पैसा कमाता हूँ 1 रुपये भी अपने घर पे नहीं लाता। ये सारे जो पैसे, ये मेरे जो इनिशिएटिव है, चाहे वो 5000 लोगों को रोज़ 1 रुपये में खाना खिलाना हो या फिर लाइब्रेरी बनानी हो, और वहाँ पर लाइब्रेरी बनाई है जहाँ पर हमने एक टाइम पे कूड़ा गिरता था, कूड़े घर को हमने लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया, कूड़े घर को हमने जन रसोई में कन्वर्ट किया, जहाँ पर एक टाइम पे लोग कूड़ा डालते थे अपने घर का और वहीं पर बैठ के खाना खाते हैं और वहीं पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। इनिशिएटिव से याद आता है कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम में 30,000 एंटरप्रेन्योर्स एक साथ रहेंगे, ऑन दिस इज़ इन द हिस्ट्री ऑफ बड़ा बिजनेस। गौतम जी, आज तक का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम लॉन्च किया है, लोगों से 2 दिन मांग रहे हैं, पैसे नहीं, 2 दिन आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स आएंगे सारे, और मेरे साथ बिलियनियर प्रोफेसर रहेंगे, सुपर सॉलिड लोग होंगे। गौतम जी, आपको भी इनवाइट करते हैं, आप भी आके 30,000 लोगों से वहाँ में बात करिए, चर्चा करिए। आपका क्या मन है, आपको एंटरप्रेन्योर से बात करना अच्छा लगता है? बिल्कुल, मेरे को लोगों से बात करना अच्छा लगता है। इनफैक्ट लोगों
को अपना विजन बताना और लोगों का विजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ की बात हो, बात होनी चाहिए तो दोनों तरफ की होनी चाहिए। क्योंकि अगर 90% पॉलिटिशियंस क्या करते हैं या 90% लोग क्या करते हैं, आते हैं अपनी चीज़ बता के चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लोग आपसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं, उसका जवाब देने में बहुत हिम्मत चाहिए। अच्छा, आपके इनिशिएटिव में आपने बताया कि कूड़े घर को बदल के आपने लाइब्रेरी बनाया, और एक मैंने सुना, महसूस किया कि गाज़ीपुर लैंडफिल पे आपका काफ़ी फोकस रहा, डे वन से आपका प्रायोरिटी में रहा ये 2019 में। तो जो हाइट है गाज़ीपुर लैंडफिल की, वो मेरे ख्याल है कुतुब मीनार की हाइट कोई होगी 73 मीटर और इसकी 65 मीटर थी। तो सरकार के लिए कूड़े का पहाड़ हटाना, ये पहाड़ जैसा काम बन गया है, क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? आज आप जाके देखिए कि कितना 50% नीचे आ चुका है वो। क्या किया आपने उसके लिए? कि वहाँ पर ट्रॉमल मशीन्स लगी हुई हैं जिससे वो कूड़े को ख़त्म करके, सेग्रीगेट करके, ख़त्म करके। अब बहुत अच्छी एक चीज़ आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि नितिन गडकरी जी ने जितने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, वो जो कूड़ा है उसका कन्वर्ट करके वो फ्लाईओवर्स में यूज़ हो रहा है, रोड्स में यूज़ हो रहा है, वहाँ से टाइल्स बन रही हैं, वहाँ से मैन्योर बन रहे हैं कि जो खाद बनती है पार्क्स में, जो मानसून सीजन में जब खाद गिरती है। तो कितना परसेंट हमारा, क्योंकि गडकरी जी तो खैर हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मेरे इवेंट्स में भी आए, बड़ा भारत शो में भी आए, वेस्ट टू वेल्थ ये उनकी फ़िलॉसफी है कि जो वेस्ट है उसको धन में कैसे कन्वर्ट कर दें। कितना परसेंट कूड़ा गडकरी जी की टीम लेके जा रही है? 30-40%। तो बाकी का क्या कर रहे हैं? बाकी का जैसे मैंने आपको बोला, टाइल्स बनती है वहाँ से टाइल्स बनती है, वहाँ से मैन्योर बनता है। तो ये अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट किया जाता है। ट्रॉमल मशीन से पहले इसको सेग्रीगेट क्या टारगेट है, क्लियरली बताइए, कब साफ हो जाएगा? जो मेरा मानना है कि अगले 3 साल में वो पूरा पहाड़ खत्म हो जाएगा। साफ कर देंगे? पूरा पहाड़ खत्म हो जाएगा। और ये That's very good, yeah, guys. That's good for That's very good. और ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे घर के आसपास कोई कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये आप देख चुके हैं। नहीं, मैं समझ गया, सबके लिए है ये। लेकिन कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में देखता हूँ एफिशिएंट नहीं होते हैं। वो एक ने का तो वीडियो भी वायरल हो गया कि जो एमपी का जो डेवलपमेंट फंड होता है, एमपी लैड बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो बेटी की शादी और घर बनवाने में इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। आई थिंक टुवर्ड्स साउथ किसी ने बोला है। और 2020 की एक रिपोर्ट है कि 5,000 करोड़ जो एमपीज़ का फंड है वो अनयूज पड़ा हुआ है। अब पैसा ना हो तो डेवलपमेंट ना हो, समझ में आता है। गौतम जी ये बताइए कि पैसा मिल रहा है तो अब डेवलपमेंट में इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 करोड़ रुपए साल का काफ़ी नहीं है, क्योंकि 10 विधानसभा आती है मेरे यहाँ। वो भी अनयूज पड़ा है। वो अगर आप नहीं इस्तेमाल करते तो मतलब आपका विजन ही नहीं है। और विजन में भी कहीं ना कहीं एमपी लैड फंड का जो होराइजन है उसको आपको और बड़ा करना पड़ेगा। आज एमपी लैड फंड आपका किसी भी नई रेनोवेशन के लिए नहीं लग सकता। सिर्फ कोई नई चीज़ बननी है तो उधर ही लग सकता है। अगर आपकी रोड, सपोज आपके घर के बाहर या मेरे घर के बाहर रोड पे गड्ढे हुए हैं, तो यहाँ का एमपी अपना फंड नहीं लगा सकता। अगर यहाँ पर रोड ही ना हो, जो पॉसिबल ही नहीं है, दिल्ली में हर जगह रोड होगी, कैपिटल है, तो आप कोई नई चीज़ बना सकते हो, कोई पुरानी चीज़ रेनोवेट नहीं कर सकते। तो आपको जब तक होराइजन आप बड़ा नहीं करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते? सरकार आपकी पॉलिसीज आपको बनानी चाहिए। बनानी चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ, क्या इसमें कोई शर्म की बात नहीं। होराइजन बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आज आप बेंचेस दे सकते हो, हाई मास्ट लाइट्स दे सकते हो, आप सीसीटीवी कैमराज लगा सकते हो, आप कैनोपीज़ बना सकते हो। इससे ज़्यादा आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो? आप किसी को एम्बुलेंस गिफ्ट कर सकते हो, एम्बुलेंस अपने फंड से दे सकते हो। लेकिन सिर्फ बेंचेस से या फिर सिर्फ लाइट्स लगाने से लोगों को ये नहीं लगेगा कि डेवलपमेंट हो रही है। एक्चुअल डेवलपमेंट तब होगी जब लोगों को डे टू डे एक्टिविटी में उसकी यूसेज पता चलेगी। अगर आपके घर के बाहर रोड ख़राब है, गड्ढे हुए हैं, वहाँ पर अगर एमपी नई रोड बना सकता है या उसको बेटर करा सकता है, तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें बेहतर हुई है। बेंच अगर आप लगाओगे पार्क में, कितनी बार आप पार्क में जाते हो, कितनी बार उन बेंचेस पे बैठते हो? हाई मास्ट लाइट्स तो कहीं ना कहीं आप लगाते चले जाओगे। इसलिए बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि एमपी काम नहीं करते, लेकिन लोगों को ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, फंड लगाना एक चीज़ है, लेकिन उस फंड से क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, उसको जब तक आप बड़ा नहीं करोगे तब तक लोगों को, आज अगर आप मेरे घर वालों से पूछो, वो भी कहेंगे कि शायद ईस्ट दिल्ली में बहुत ज़्यादा काम हुए नहीं होंगे। लेकिन उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि एमपी सिर्फ वही चीज़ें कर सकता है जो उसके पैरामीटर में आती है, उससे आगे सिर्फ विधायक कर सकता है। सोशल मुद्दों को लेकर आप कई बार सेंसिटिव देखते हैं। एक दफ़ा मैंने देखा सुनील गावस्कर जी, कपिल देव जी, सहवाग जी, उनके बारे में आपने बताया पान मसाला की ऐड कर रहे हैं। ये बहुत गड़बड़ है भाई, अपने आइडियाज़ को केयरफुली चूज़ करो, आपने ऐसा कुछ बताया था। पर क्या ये बात ठीक है कि आपने भी रॉयल स्टैग यानी कि विस्की उसके लिए ऐड किया? नहीं, मैंने रॉयल स्टैग विस्की की ऐड नहीं करी थी। और आप वो ऐड भी उठा के देख लीजिए और देख सकते हैं उसमें, अगर आपने कहीं भी देखा होगा कि कोई मैं विस्की की बॉटल पकड़ी हुई है, या वो पूरी जो ऐड थी वो सिर्फ मेगा म्यूज़िक की ही ऐड थी, और वो इंडियन टीम का उस टाइम पे स्पॉन्सर था, बीसीसीआई का स्पॉन्सर था, वो अकेले मेरा स्पॉन्सर नहीं था। तो ये रियलिटी है। और कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि मैं कोई वो रॉयल स्टैग की बॉटल मुंह पे लगा के ऐड कर रहा था। सच्चाई ये है कि पान मसाला और वो रॉयल स्टैग मेगा म्यूज़िक
कंट्रोवर्सी आप किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सच बोलने की कोशिश करता है तो आप उसको किसी भी तरीके से घेर सकते हैं, लेकिन फैक्ट के साथ घेरिए, वो बेहतर रहता है। नहीं, मैं समझ गया, इसका पूरा बेनिफिशियरी आप अकेले नहीं थे, ये एक पूरी टीम के लिए था। इसमें मैं आप थोड़ा जोवियल सवाल करना चाहता हूँ, लाइट सवाल करना चाहता हूँ। ड्रेसिंग रूम के किस्से बड़े पॉपुलर होते हैं कई बार, कोई नेगेटिव किस्सा नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं, आपसे एक पॉजिटिव किस्सा बढ़िया ढूंढना चाहता हूँ। देखो, हरभजन जी और युवराज जी की मस्ती, सहवाग जी के गाने, सचिन के प्रैंक्स, ये सब बड़े पॉपुलर हो जाते हैं कई बार। कोई ऐसा किस्सा जिसके बारे में सोच के गंभीर रहने वाले गंभीर को भी बहुत हंसी आ जाती हो, तो ऐसा कोई किस्सा सुनाइए याद करके। अरे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनफैक्ट इतने लंबे समय तक मैं एक्चुअली क्रिकेट से आउट ऑफ टच रहा हूँ। बट इतना कह सकता हूँ कि अगर ड्रेसिंग रूम में अगर हरभजन सिंह और युवराज सिंह हो, तो फिर आपको कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं होता कि जब आप रिलैक्स हो सकते हो या जब आप सीरियस हो सकते हो। तो नॉर्मली मैं यही कोशिश करता था कि ड्रेसिंग रूम में या तो युवराज सिंह के साथ बैठूं या फिर हरभजन सिंह के साथ बैठूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता था जब आप कम रन बना के आते थे तो ऑब्वियसली आप डिप्रेस होते थे या फिर आप लो होते थे। तो ऐसे लोगों के साथ जब आप बैठते हो तो फिर कहीं ना कहीं ये बेस्ट पेयर है या बेस्ट पार्टनर्स हैं, स्पेशली ड्रेसिंग रूम में। वैसे तो क्रिकेट हो या पॉलिटिक्स हो, हमने दोनों में आपकी कंट्रोवर्सीज की बहुत चर्चा हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये ऑन द फेस एटीट्यूड जो है आपका, इसका आपको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? ना फ़ायदा ना नुकसान, क्योंकि मैं रात को आराम से सो सकता हूँ। अब आप अगर रात को शांति से और आराम से सो सकते हो, इसका फ़ायदा भी कह सकते हो और नुकसान भी। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इससे कैसे लेना चाहते हो। क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि इससे मेरा बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि अगर मैं नुकसान के बारे में सोचता तो शायद मैं कभी इस तरीके से ऑन द फेस मेरा वो एटीट्यूड ना होता, और अगर मैं हमेशा फ़ायदे के बारे में सोचता तो शायद मैं कभी ये कर ना पाता, जिस तरीके से मैं अपने लोगों के लिए खड़ा होता हूँ, लड़ता हूँ, अपने टीम मेंबर्स के लिए लड़ता हूँ। गौतम जी, आपकी ऑनेस्टी की मैं दाद देना चाहूँगा। आप बेबाक हैं, निडर हैं, ऐसे ही सही के लिए आवाज़ उठाते रहिए। आपकी जन की रसोई 1 रुपये की मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा लगा। गाजीपुर का लैंडफिल एकदम समाप्त कर दीजिए, हम आपके लिए स्पेशल ताली बजाने खुद आएंगे और जनता को भी बोलेंगे ताली बजाइए। सही का साथ निभाते रहिए, जन सेवा से समाज को वैसे ही बेहतर बनाते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच की शोभा को बढ़ाने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जनता का और ज़रा धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो से कुछ वैल्यू क्रिएट होती है, इनको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ऐसे इंटेलिजेंट माइंडसेट को, ऐसे बेबाक निडर लोगों को सुनने से हमारे अंदर भी करेज पैदा होता है। अगर आप भी उस करेज को सीखना चाहते हैं तो ऐसे वीडियो को पूरा देखिए। क्रिकेटर के माइंडसेट को समझना चाहते हैं, पॉलिटिशियन के माइंडसेट को समझना चाहते हैं, अपनी लर्निंग भी नीचे बताइएगा और सजेस्ट करिए अगला बड़ा भारत शो में किससे मिलेंगे। थोड़ा सा इंतजार, आगे एक और बड़ा बुधवार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।